कि एस्ट्रोलॉजी है क्या और हमारी लाइफ में क्यों एस्ट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी से हमें एक गूगल मैप की तरह है कि भाई यहाँ पर जाना है और सबसे कम ट्रैफिक तुम्हें इस रोड पर मिलेगा, तो ये वाला तुम पकड़ लो तो अच्छा रहेगा। डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल क्या होता है ये? तो डेस्टिनी मतलब जो ये वाली चीज ना हर एक की लाइफ में ना अलग अलग रेशो हो सकता है। मान लो 70-80% अगर उसको डेस्टिनी की तरफ से मिल गया, यानी कि वो अच्छे घर में पैदा हो गया, बिजनेसमैन फैमिली में पैदा हो गया, तो उसका आधा काम तो वैसे ही हो गया। 70-80% उसका डेस्टिनी ने ही काम कर दिया। शनि जो प्लैनेट है शनि, क्या शनि सच में डराते हैं? सच में शनि बहुत खतरनाक है। शनि 7.5 होती है। ये 7.5 साल का एक पीरियड है। इसके 3 फेजेस होते हैं, 2.5 साल के 3। जब 7.5 स्टार्ट होगी ना, यानी कि अगर आप एक एसी चलाकर बैठे हो तो पहले एसी बंद हो जाएगा। नमस्ते धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। जी बहुत तो बहुत शुक्रिया। मैं अपनी ऑडियंस को बता देना चाहती हूँ कि धीरज जी बहुत अच्छे लाइफ एडवाइजर हैं, वेलनेस कोच हैं और बहुत ही अच्छी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ज्ञाता हैं। तो धीरज जी थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। हाँ जी, बिल्कुल। मेरा नाम धीरज बोटानी है और मैं इससे पहले एस्ट्रोलॉजी से पहले मैं काफ़ी सारी कॉर्पोरेट कंपनीज़ में काम कर चुका हूँ, अलग-अलग। जैसे विप्रो हो गया, डेल हो गया, प्रोवाना, इन सभी कंपनीज़ में मैं पहले काम कर चुका हूँ। और उसके बाद मैं जर्मनी भी गया था कुछ टाइम के लिए, 3 साल मैंने अपने वहाँ पर भी बिताए। और फिर वहाँ पर भी मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस अभी यहाँ पर स्टार्ट करी है दिल्ली में। ठीक है धीरज जी, तो चले हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, बिल्कुल। तो धीरज जी पहले तो आप एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा इलाबोरेट करिए कि एस्ट्रोलॉजी है क्या और हमारी लाइफ में क्यों एस्ट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो, सबसे आसान शब्दों में जहाँ तक अभी तक मैं समझ पाया हूँ एस्ट्रोलॉजी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने अगर कभी गूगल मैप यूज़ करा हो, जैसे कि हमें कहीं पर भी पहुँचना है, हम फिर भी गूगल मैप लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? ताकि हमें एटलीस्ट ये पता चल जाए कौन से रास्ते पे कितना ज़्यादा ट्रैफ़िक हमें मिलने वाला है, ठीक है? तो अगर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हमें लाइफ़ की जर्नी भी थोड़ा बहुत पता चल जाए कि यार इस रास्ते पे जाऊँगा तो मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी और आउटपुट हो सकता है उस मुताबिक ना हो। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, हम ना बस ये देख लेते हैं कि कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, कौन से हमारे वीक प्लैनेट है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स के बेस पर कुछ काम करते हैं तो हमारे सक्सेस रेशो जो है वो जल्दी मिलेगी और उसके चांसेस भी ज़्यादा है कि भाई जल्दी जल्दी हमने करा और हमें सक्सेस भी मिली, उसमें हमारी मेहनत कम इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो प्लानिटरी वाइज हमें उतना सपोर्ट नहीं कर रहे, कि जो हमारे वीक प्लैनेट है उसके अगर हम काम कर रहे हैं, तो हमारी जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसके बाद हमारा जो रिजल्ट है हो सकता है वो बहुत डिलेड मिले या हम तब तक खुद ही थक जाए। कि जैसे कई बार होता है ना, इंसान स्ट्रगल कर करके इतना थक जाता है, जब उसको एक्चुअली में कोई चीज़ मिलती है या कोई अच्छा टाइम आता है ना, तब उसे फ़ील ही नहीं होता। वो पहले ही इतना ज़्यादा अपने आप को तोड़ चुका होता है। तो एस्ट्रोलॉजी से हमें एक गूगल मैप की तरह है कि भाई यहाँ पर जाना है और सबसे कम ट्रैफ़िक तुम्हें इस रोड पर मिलेगा, तो ये वाला तुम पकड़ लो तो अच्छा रहेगा। तो एट लीस्ट हमें ये पता चल जाएगा। और मान लो अगर कोई ऐसी रोड है कि जैसे 3 तरह की रोड है, तीनों पे ही बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है, तो एट लीस्ट हमें ये तो पता चल जाएगा ना कि यार आज हम निकल तो रहे हैं घर से, लेकिन ऑफ़िस जाते-जाते हमें ट्रैफ़िक मिलेगा। तो मन में अवेयरनेस तो आ गई ना एट लीस्ट, कि निकलने से पहले ही पता है कि यार आधे घंटे का वहाँ पर डिले है, कोई रोड का कुछ हो रहा है या कोई काम चल रहा है, तो एटलीस्ट मन में जैसे ही हमने ये चीज़ मान ली ना कि ये चीज़ होनी थी, तो आधी हमारी रेमेडी तो वहीं होगी। आधी जो हमारी तड़प है ना, क्योंकि अगर हम वहाँ जाके फँसेंगे, तो तड़प ज़्यादा रहेगी कि हाय कब खत्म होगा, कितना टाइम लगेगा, ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन हमें जी पहले जी। ही पता है कि यार आधा घंटा तो लेट हो गया होगा, तो ब्रेन में हमें पहले से ही मतलब ये चीज़ अवेयर है और उसी हिसाब से हम सेटअप करके जाएँगे, कि अगर आधे घंटे का बीच में कुछ है, तो हम पहले ही कुछ अपना कुछ यूट्यूब पे डाउनलोड कर रख सकते हैं कि भाई हम उस फ्री टाइम पर ये देख लेंगे या कुछ भी है, पहले हम प्रिपेयर रह सकते हैं, बस यही है एस्ट्रोलॉजी। बहुत ही अच्छी बात कही आपने और बहुत अच्छे से आपने समझाया भी। बिल्कुल हुँ। गूगल मैप के एग्जाम्पल से काफी अच्छे से आपने समझाया कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। अच्छा धीरज जी बताइए कि एस्ट्रोलॉजी का कोई साइंस है? देखो, ये वाली ना एक बहुत ही डिबेट है, जो मतलब डिबेटेबल टॉपिक है ये, काफ़ी लोग बहस करते रहते हैं कि ये साइंस है, सूडो साइंस है, कि हर बार वर्क करती है या नहीं। फिर उसके बाद वो अलग-अलग एग्ज़ाम्पल देते हैं कि देखो हमने टीवी में तो ये वाली राशि सुना था बट ये ऐसा नहीं हुआ। टीवी में तो इसने ये बताया था कि ये हमारी टीम मैच जीत जाएगी, लेकिन एक्चुअली में नहीं जीती। ये वाला स्टॉक ऊपर जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी को ना काफ़ी लोगों ने ना इन बहस में ही उलझा के रखा हुआ है कि ये साइंस है, सूडो साइंस है और ऐसा होता है, वैसा होता है। अगर मैं इसका सबसे सरल आंसर दूँ ना इसको, इसको ना ठीक हमें वैसा समझना चाहिए जैसे नाना-नानी की कहानियाँ हम सुनते थे ना बचपन में, तो ये ठीक वैसे ही है कि मतलब ना एक कहानी के रूप में सुनो, चाहे सच है चाहे झूठ है। जब हमें पता चल गया कि यार हमारे जीवन में जो पीड़ा आ रही है, ये इस वजह से आ रही है, इस प्लेनेट से आ रही है, जैसे ही हमें रीजनिंग मिल गई ना, आधी तड़प तो वहीं गायब। ठीक है? जैसे हम बचपन में कहानियां भी सुनते थे,
सोने से पहले। तो नानी-नानियाँ क्या कहानियाँ सुनाती थी कि राजा होता था, रानी, वो जो कहानियाँ हमें सुना रही होती थी एक्चुअली में थोड़ी एग्ज़िस्ट करती है। बट उस टाइम पर तो इंसान को रिलैक्सेशन मिल जाती है, उस टाइम पर तो नींद आ जाती है। तो ये वही है, भई हमें ज़िंदगी में जो तड़प आ रही है वो एक्चुअली रीज़न हमने जान लिया कि यार ये प्लैनेट है, ये दशा है, इस वज़ह से मुझे तड़प आ रही है। तो आधी तड़प तो वहीं खत्म। फिर उसके रिलेटेड हम जब कुछ काम करते हैं, कुछ एफर्ट डालते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीज़ जाती है कि यार ये वाला प्लैनेट मुझे तंग कर रहा था, मैंने इससे रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ करी, अब ये मुझे कम तंग करेगा। फिर एक टाइम के बाद और कम तंग करेगा, फिर एक टाइम के बाद बिल्कुल ही तंग करना बंद कर देगा। तो ऐसा ही है बस। नानी-नानी की कहानियाँ हैं। इसको ठीक वैसा समझो कि जैसे मान लो अगर हम चेस भी खेल रहे होते हैं ना, तो चेस में हमारे पास क्या है कि भाई एक हाथी हो गया, घोड़ा हो गया। अब एक्चुअली में तो कोई भी घोड़ा ऐसा दुनिया का नहीं है जो ढाई कदम चलता हो, लेकिन वो एक गेम है कि भाई ढाई ये चलेगा, हाथी है तो वो सीधा-सीधा चलेगा, रानी है तो वो कहीं पर भी चल सकती है। एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होता, राजा है तो वो एक ही कदम चलेगा और रानी कितने भी चल सकती है, कहीं पर भी चल सकती है। तो जैसे वो एक गेम है, वो एक कहानी है, हमें लाइफ का भी ये समझना है कि भाई ये रूल्स हैं, ऐसे-ऐसे प्लैनेट्स वर्क करेंगे। जब हम ये चीज़ें करेंगे ना, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ हमें एक्सेप्टेंस बढ़ाती है अपने जीवन में। कि ये चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, आगे हमें क्या बेटर से बेटर डिसीजन लेना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे और तड़प जो है वो कम हो। बस यही है, एक्सेप्टेंस ही है एस्ट्रोलॉजी से। ठीक है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से हम किसी भी आने वाली घटना को या कोई इवेंट होने वाला है, बैड इवेंट या अच्छा कोई इवेंट, कुछ भी इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं? देखो, प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन चेंज कुछ नहीं कर सकते। कोई भी इवेंट हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, इवेंट को चेंज नहीं कर सकता। बट हम, हाँ, ये है कि प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं कि भाई अगर मैं मान लो गाड़ी चला रहा हूँ कुछ 80 की स्पीड पे, सामने कुछ शार्प टर्न आ रहा है या ब्रेकर आ रहा है, तो अगर मुझे थोड़ा-सा पहले ही पता चल गया, जैसे कई बार लिखा होता है ना कि हुँ, आगे एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, तो हम जी। ऑलरेडी अवेयर हो जाते हैं कि यार तब हम 90 पे नहीं चला सकते, थोड़ा उसको धीरे कर लो, क्लच दबा लो, तो थोड़ा धीरे-धीरे करके हम निकलेंगे तो आसान हो जाएगा। बाकी ब्रेकर वहीं का वहीं रहेगा, जो मोड़ है वहाँ पर शार्प टर्न है तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन हमें प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है कि भई ऐसा कुछ होने वाला है, हम पहले से प्रिपेयर्ड रहिए। अगर मैंने ये चीज़ जान ली है कि यार अगले महीने मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लगने वाले हैं, तो मैं अपनी सेविंग उस हिसाब से मेंटेन कर कर रखूँगा। हेल्थ का थोड़ा और कॉन्शियस होकर ध्यान रख लूँगा कि यार कुछ ऐसी दिक्कत ना हो। तो बस यही है, वेल प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। कुछ भी अगर हमने जान लिया कि ये इवेंट होने वाला है, तो उससे पहले-पहले हम प्रिपेयर हो सकते हैं। हुँ, ठीक है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ और ऑडियंस भी शायद ये जानना चाहती होगी, डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल क्या होता है ये? हाँ, ठीक है। देखो, डेस्टिनी मतलब ना ये वाली चीज़ ना हर एक की लाइफ़ में ना अलग-अलग रेशो हो सकता है। जैसे अगर मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसकी ना डेस्टिनी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, ठीक है? मान लो 70-80% अगर उसको डेस्टिनी की तरफ से मिल गया, यानी कि वो अच्छे घर में पैदा हो गया, बिज़नेसमैन फैमिली में पैदा हो गया, तो उसका आधा काम तो वैसे ही हो गया, 70-80% उसका डेस्टिनी ने ही काम कर दिया। अब वो मेहनत अगर कम भी करेगा ना, तो भी उसका काम चल जाएगा, ठीक है? वहीं अगर मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसकी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बैकग्राउंड, उसका फैमिली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको फिर धीरे-धीरे स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपनी फ्री विल को ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, हार्ड वर्क उसका ज़्यादा लगेगा, किस्मत उतनी सपोर्टिव नहीं है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कहीं पर पहुँचने के लिए हमें 100% का एक बेंचमार्क लगा लेते हैं, ठीक है? मान लो अगर किसी की किस्मत 70% सपोर्टिव है ना, तो उसको काम सिर्फ 30% ही करना है, मतलब कि थोड़ा बहुत भी करेगा, उसका मामला सेट हो जाएगा। अगर वहीं पर उसकी किस्मत मान लो बहुत ज़्यादा खराब है, तो मान लो अगर 30% किस्मत साथ दे रही है, तो उसे 70% मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही इंसान कहीं न कहीं पहुँचता है। हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रेशो होगा कि इतना परसेंट डेस्टिनी काम कर रही है और इतना परसेंट हार्ड वर्क कर रही है। तो वो वेरी कर सकता है किसी भी उसमें। अब इसको अगर हम दूसरे एग्जांपल से समझें, तो देखो, किस घर में हम पैदा होने वाले हैं, ये हमारी डेस्टिनी है, बस इतना ही डेस्टिनी है। उसके बाद हम क्या-क्या काम करते हैं, वो सब हमारा फ्री विल का पार्ट है। इसको अगर हम समझे तो देखो, जैसे अगर मान लो हमें कोई कैनवस मिला जिस पे हमने पेंटिंग बनानी है, हुँ, ठीक है? हुँ। तो जिसको अगर मान लो व्हाइट कलर का कैनवस मिल गया, तो उसके लिए वो पेंटिंग बनाना बहुत ज़्यादा आसान है कि मतलब उस पे हर एक कलर सूट भी करेगा, व्हाइट बैकग्राउंड अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वहीं किसी को ब्लैक बैकग्राउंड मिल गया, तो उसको या तो ना मतलब कोई व्हाइट कलर से कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ सिल्वर यूज़ करना पड़ेगा, गोल्डन, ताकि उसपे चमके। हालाँकि पेंटिंग तब भी अच्छी बनाई जाती है, लेकिन कलर का मिलना, कैनवस का मिलना, ये तो डेस्टिनी है। उसपे हम क्या हुँ, बनाते हैं, ये सब हमारा फ्री विल का पार्ट है। जी। और फ्री विल की और हार्ड वर्क की ना एक लिमिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को 3 बाय 4 का कैनवस मिल गया, तो वो 8 फुट की पेंटिंग नहीं बना सकता। वो उसी के उसमें बनेगी, मतलब एक ना एक कैप है कि भई इतना मुझे कैनवस मिला है, इसी के बीचों-बीच बनेगी। या तो पूरी उतनी बन जाएगी जितना कैनवस मिला हुआ है, या फिर उससे थोड़ी छोटी बनेगी। लेकिन कैनवस कोई नहीं तोड़ सकता, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कैनवस ही चेंज कर दो, या कैनवस से बड़ी पेंटिंग नहीं बन सकती, उस कैनवस के अंदर-अंदर ही रहेगी वो पेंटिंग। हुँ, ये काफ़ी अच्छे से समझा दिया आपने, लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी का
बिगिनिंग क्या जी, है? बिल्कुल। जो इस कन्वर्सेशन का पर्पस है वो यही है कि हम लोग बहुत सरल तरीके से समझें, मतलब बिल्कुल हम्म, सिंप्लीफाइड तरीके से। अगर आप बाकी किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हो तो वो तरह-तरह के जार्गन्स यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल लोगों के लिए ना वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ों को समझना। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि हम इसको इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दें कि किसी को कोई शब्द समझने में भी प्रॉब्लम ना होए, बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अ, जैसे एस्ट्रोलॉजी में मेन पार्ट होता क्या है? कुंडली होती है मेन पार्ट या फिर कुछ और भी होता है? देखो, अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप पूछो तो वो D1 चार्ट होता है, जो हमारा लगन चार्ट होता है, ठीक है? उसी पे ही हमारा सारा कुछ फ़ोकस्ड होता है। बाकी जो इवेंट्स वगैरह हम चेक करते हैं, वो उसके काफ़ी सारे अलग-अलग तरीके होते हैं। बट जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है, वो लगन चार्ट होती है, जिससे हम काफ़ी कुछ जज कर सकते हैं एक इंसान के बारे में। उसके थॉट प्रोसेस के बारे में क्या-क्या उसके माइंड में थॉट्स आते हैं, वो सब हम D1 चार्ट से देख सकते हैं। अच्छा। तो किसी भी कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट हाउस कौन-सा होता है? अ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो लगन है, क्योंकि लगन हमारी खुद की पर्सनैलिटी होती है। जिस इंसान का भी लगन स्ट्रॉन्ग है तो उसकी ओवरऑल लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है, ठीक है? अगर हुँ, अब वो बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे-अच्छे प्लैनेट्स वहाँ पर बैठे हुए हैं तो उसको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे कई बार होता है ना कि जहाँ पर आपने बैट घुमाया वहीं पर ही बॉल पड़ रही है और शॉट भी शॉट लग जा रहा है। तो अगर लगन स्ट्रॉन्ग है तो ऐसी वाली कंडीशन आएगी। बट अगर लगन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या कोई नीच का प्लैनेट बैठ गया, कोई खराब प्लैनेट वहाँ पर बैठ गया, तो फिर इंसान का फ्री विल का और हार्ड वर्क का बहुत ज़्यादा है कि भाई उसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और फिर जब लगन स्ट्रॉन्ग होगा तो ओवरऑल लाइफ का फ्लेवर अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। अच्छा। तो जैसे लगन के बारे में आपने कहा, तो ये लगन जो है एग्ज़ैक्टली ये होता क्या है? लगन कौन-सा हाउस होता है घर का? कुंडली का लगन किसी भी होता है कुंडली का? हमारा फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। लगन वर्सेस राशि, कौन ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है हमारे लाइफ़ पे? किसी भी देखो इंसान सबसे की लाइफ़ में? इफेक्टिव, हाँ, सबसे इफेक्टिव तो लगन होता है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई चीज़ नहीं है। लगन हुँ, हमारा फर्स्ट हाउस। जो हम राशि देखते हैं वो जनरली मून राशि होती है, जिससे हम जनरली वो सिर्फ़ साढ़े सती देखने के लिए काम आती है। अदरवाइज़ सब कुछ हमारा लगन से ही डिसाइड होता है, कि कैसा एक इंसान का नेचर रहेगा, वो सब लगन पे डिपेंडेंट होता है। तो आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग लग्न कौन-सा होता है? देखो, इसका ना कोई एक आंसर नहीं होता कि सबसे स्ट्रॉन्ग लगन, क्योंकि अगर मान लो बाकी के प्लैनेट्स भी तो है ना, मतलब सिर्फ लगन पे हम ये चीज़ नहीं कह सकते। लगन अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो ओवरऑल लाइफ का फ्लेवर अच्छा रहता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि भाई लगन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हाथ-पैर नहीं चल रहे, अगर कुछ और दिक्कत आ गई है, तो वो फिर हम उसको कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं मान सकते। कि भाई अगर कोई ऐसी दिक्कत आ गई है कि इंसान सहन नहीं कर पा रहा, तो लगन कितना भी स्ट्रॉन्ग हो तब उसमें मतलब सारी चीज़ों का सपोर्ट भी होना ज़रूरी है उसमें। हुँ, अच्छा। और ऐसा भी कुछ होता है कि सबसे पावरफुल राशि कोई होती है एस्ट्रोलॉजी में? सबसे पावरफुल राशि, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत मानने को चाहो तो मेरे ख्याल से मार्स को कह सकते हैं कि मार्स थोड़ा मतलब उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है और हर एक से लड़ने के लिए वो काबिल रहता है कि मतलब कोई मार्स बेस्ड इंसान को उतनी जल्दी हरा नहीं सकता। एक मार्स बेस्ड और एक जुपिटर बेस्ड कि चलो ज्ञान इतना ज़्यादा है कि इंसान किसी भी सिचुएशन से निकल जाता है। तो ये हम मान सकते हैं कि हाँ, ये 2 थोड़ी स्ट्रॉन्ग राशि है। जैसे आप बोल रहे हैं कि मार्स, मार्स और जुपिटर, तो हुँ, मार्स और जुपिटर की भी शायद 2 राशि जुपिटर की और मार्स की भी कुछ इतनी ही राशियाँ होती है ना? हाँ। राशि का स्वामी होता है, तो आप उनकी बात कर रहे हो ना? हाँ, हाँ। मतलब कि जो देखो, एक तो होता है कि लगन के अंदर हमारा प्लैनेट ही बैठा हुआ है, एक है कि प्लैनेट कोई नहीं है और राशि बैठी हुई है। तो जब राशि बैठी हुई है, तो हम उसका लॉर्ड देखेंगे। जैसे अगर मान लो हुँ, फर्स्ट लगन में फर्स्ट राशि है यानी कि एरीज़ है, तो हम उसका लॉर्ड देखेंगे, मार्स हो गया। अगर मान लो सैजिटेरियस है, तो हम जुपिटर वाला देखेंगे, कि मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी रहेगी वो जुपिटर बेस्ड रहेगी, अगर सैजिटेरियस लगन है। और एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं, सबसे ज़्यादा लोग शनि, जो प्लैनेट है शनि, उससे सबसे बिल्कुल। ज़्यादा डरते हैं। तो क्यों डरते हैं? मतलब ऐसा भी क्या है? क्या शनि सच में डराते हैं? सच में शनि बहुत खतरनाक है? सच में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लेके आते हैं लाइफ में? क्या ऐसा सच है? मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ धीरे-धीरे। देखो, साढ़े सती को ना, शनि की साढ़े सती को काफ़ी लोग ना इस पर्पज़ से यूज़ करते हैं कि आपके तो साढ़े सती चल रही है। मतलब जो उनके बोलने का तरीका है ना, वो ऐसा डरावना है कि इंसान पहले से ही डर जाए। फिर उसके बाद आपको ये पूजा करानी पड़ेगी, ऐसे-ऐसे करना पड़ेगा, ताकि वो मतलब ऐसा नहीं है कि सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये करते हैं, बट कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इस तरीके से डराते हैं, ताकि वो कुछ पूजा वगैरह करवाएँ और फिर उसके थ्रू वो पैसे वगैरह निकलवाएँ, ठीक है? मैं अगर साढ़े सती को बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाऊँ ना कि श शनि की साढ़े सती होती है, ये साढ़े 7 साल का एक पीरियड है
इसके 3 फेजेज़ होते हैं, ढाई-ढाई साल के 3, ठीक है? अगर इस मतलब एक टाइम के ऊपर ना साढ़े साती 3 अलग-अलग राशियों पे चल रही होती है, ठीक है? अगर अभी की हम बात करें तो साढ़े साती चल रही है हमारी एरीज़ पे चल रही है और मीन पे चल रही है और उससे पहले एक्वेरियस पे चल रही है, तो 3 राशियों के ऊपर चल रही है, ठीक है? अगर हम इसका फर्स्ट फेज़ देखें, तो इसको मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर समझाऊँ, तो मान लो जब साढ़े साती स्टार्ट होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंसान एक कंफर्टेबल सिचुएशन पे बैठा हुआ है, तो उसके हाथ से ना धीरे-धीरे चीज़ें जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो गर्मी का टाइम है, इंसान अपने एसी-वेसी चलाकर कमरे में बैठा हुआ है, ठंडा-ठंडा जूस भी आ रहा है, लोग भी बैठे हुए हैं बातचीत के लिए। जब साढ़े साती स्टार्ट होएगी ना, तो धीरे-धीरे जो कम्फ़र्ट की चीज़ें हैं ना, वो कम होने लग जाएँगी और डिस्कम्फ़र्ट बढ़ने लग जाएगा। यानी कि अगर आप एक एसी चलाकर बैठे हो तो पहले एसी बंद हो जाएगा। अब एसी का बंद हो जाना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम उससे परेशान हो जाएँगे। बट हाँ, कुछ ना कुछ तो डिस्कम्फर्ट है ना कि जहाँ पहले मुझे कूलिंग महसूस हो रही थी, अब मुझे वो नहीं महसूस हो रही। फिर जब एसी बंद हो जाएगा कुछ टाइम के बाद हो सकता है जो फैन चल रहा था वो भी स्लो हो जाए, जो कूलर आपने लगा रखा था वो भी स्लो हो जाए, धीरे-धीरे लोग भी उठने लग जाएँ, जो आपके लिए ठंडा-ठंडा पानी जूस आ रहा था वो भी बंद हो जाए। तो जब ये फर्स्ट फेज़ है, फिर जब सेकंड फेज़ होता है ना वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। सेकंड फेज़ ये समझ लो कि आपको किसी ने धूप में खड़ा कर दिया, जहाँ लू भी चल रही है, खाने-पीने का भी कुछ नहीं है और आप बिल्कुल कड़क धूप के अंदर खड़े हो, वो हमारा सेकंड फेज़ है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे वो कम होता रहता है, मतलब कि एक ऐसी उसकी पीक बनती है, जो अपना सेकंड फेज़ होता है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बट शनि की साढ़े साती से घबराने की कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा लोग घबराते हैं। कुछ ना कुछ ये समझ लो कि ना साढ़े साती आपको सिखा कर जाती है। लाइफ़ आपका ना पूरा जो नेचर होता है, जो पर्सपेक्टिव होता है ना परसेप्शन जो बनाए रखे होते हैं, वो सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है? जब साढ़े साती हमारी बीतती है तो। और बीतने के दौरान ना जब साढ़े साती हमारी चल रही होती है ना, तो ये मानकर चलो हमारा ना कोई भी काम ना एक बारी में नहीं बनता। मान लो अगर मैं कभी कोई गवर्नमेंट का कोई पेपर वगैरह बनवाने जाऊँ, तो वहाँ पर वो बंदा ही नहीं बैठा होगा या ऑफ़िस ही बंद मिलेगा। कोई रेलवे की टिकट बुक कर रहा हूँ, तो वेबसाइट घूम जाएगी। कुछ ना कुछ होता रहेगा कि मतलब जब दूसरी या तीसरी बारी में हमारा काम होता है, तो हमें साइकोलॉजिकली ये समझना है, साढ़े साती के टेन्योर में अगर तीसरी बार में भी मेरा काम हो रहा है ना, तो भी मेरे को अंदर से रिलैक्स्ड फ़ील करना है कि हाँ, मेरा काम हुआ। उसको पहली बार समझ लो, ताकि साइकोलॉजिकली परेशानी थोड़ी कम हो। ठीक है? जो एक्चुअल परेशानी है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्चुअली परेशानी नहीं होती, वो एक्चुअल परेशानी भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 30-40% एक्चुअली हो रही है ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे ब्रेन में वो 70-80% तक दिखेगी। हर चीज़ में ना हाय तौबा मची रहेगी कि हाय मेरा ये काम नहीं हो रहा, हाय मेरा वो काम नहीं हो रहा। और साढ़े सती के साथ अगर कुछ ऐसा और टाइम आपका आ जाए कि केतु की भी दशा आ जाए, राहु की भी दशा आ जाए, तो फिर वो और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है कि एक तो पहली साढ़े सती में दिक्कत हो रही थी और बट कोई भी टाइम है ना देखो बुरे टाइम की भी ना अच्छी बात ये है कि वो भी एक दिन बीत जाता है। अच्छे टाइम की बुरी बात ये है कि वो भी एक दिन बीत जाता है, ठीक है? तो ये जो जी। टाइम है जो साढ़े सती का फ़ेज़ है या कोई भी दशा हो गई जो प्रॉब्लमैटिक टाइम है ना, तो उसको ये समझ लो कि वो आपका लर्निंग का टाइम है। जो इंसान उस टाइम पर लर्न करता रहेगा ना, वो जब अच्छा टाइम आ जाएगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जब बैटिंग का टाइम आ जाएगा ना, तो फिर वो अच्छे से बैक टू बैक शॉट लगा सकता है। बट मेक श्योर कि जो खराब टाइम है, उसमें हमने कुछ ना कुछ स्किल सीखी हो, कुछ ना कुछ अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करा हो। कोई ना कोई वैल्यू ऐड करी हो और देखा ये भी गया है जनरली जो 2 फेज़ अच्छे से पार कर लेता है ना अपनी साढ़े सती के फर्स्ट और सेकंड, तो जो तीसरे फेज़ में ना साढ़े सती हमेशा उसको कुछ ना कुछ दे के जाती है। हमेशा कुछ ना कुछ बेनिफिट होती है, तो टूटना नहीं होता साढ़े सती में बस ये है कि हमें पैरों को थकाना पड़ेगा, शरीर को थकाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम थकेंगे साढ़े सती के टाइम पर, तो लास्ट फेज़ में हमें काफ़ी कुछ साढ़े सती दे के जाती है। तो आपने जैसे साढ़े साती के बारे में बताया अभी। साढ़े साती किस किस इंसान को सबसे ज़्यादा परीक्षा देनी पड़ती है साढ़े साती में? देखो वैसे जनरली तो अब हमें ना कोई भी चीज़ ना देखो रिलेटिव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो कोई सड़क पे है, कोई मज़दूर टाइप का इंसान है, उसकी ज़िंदगी में साढ़े सती का क्या ही इफ़ेक्ट होने वाला है। अगर वो डेली के डेली पहले भी पत्थर तोड़ता था, साढ़े सती आ भी गई तो भी पत्थर तोड़ रहा है। तो ऐसे भी इंसान को ना जो शनि बेस्ड इंसान है, जैसे रिक्शे वाले हो गए या और थोड़े इस टाइप के हो गए जिनका फिज़िकली जिनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, उनको साढ़े सती उतना इफ़ेक्ट नहीं करती। भई क्या ही हो जाएगा साढ़े सती में अगर वो पहले भी पत्थर उठा रहा था, अभी भी पत्थर उठा रहा है। लेकिन मान लो कोई राजा-महाराजा है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, कोई सुपरस्टार है कि बैक टू बैक पहले तो उसकी फ़िल्में हिट हो रही थी, जैसे ही साढ़े साती आई, बैक टू बैक फिर पंगे पड़ गए, तो तब उससे वो चीज़ सहन नहीं होती क्योंकि उसने रिलेटिवली ना बहुत कुछ पहले ही हायर देख चुका है। अब जब वो नीचे होता है ना, तो हुँ। तब फिर वो सेल्फ एस्टीम के इश्यूज़ आते हैं कि यार पहले मेरा टाइम इतना अच्छा था, तब वो रिलेट कर पाता है एट लीस्ट। बट जो पहले से ही मतलब अपना शनि बेस्ड जीवन जी रहा है ना, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे पता भी नहीं होगा, ना वो कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा कि भाई चल भी रही है या नहीं, उसे ये तक नहीं पता चलेगा कभी भी। लेकिन जिसका है कि भाई पहले बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, जब टाइम खराब होएगा तब वो पूछेगा कि यार कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता दो, क्या हो गया मेरे टाइम के साथ, मेरे साथ ऐसा-ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो चीज़ होती है रिलेटिव।
ये आपने बात सही कही कि पहले तो उसे क्या ही पता चलेगा जब तक ज़िंदगी में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, अच्छा चल रहा है। जैसे एग्जैक्टली ही हर चीज टाइम रिलेटिव पलटता है। है, हार्ड वर्क हम्म, ज़्यादा होने लग जाता है, तब इंसान को समझ में आता है कि क्या हो रहा है लाइफ में। बिल्कुल। मतलब कि ना इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपने साढ़े सती से पहले कैसा टाइम देखा है। अगर तो पहले ही बहुत ज्यादा बुरा देखा है तो साढ़े सती में भी ऐसा कुछ खास नहीं होने वाला। बट अगर पहले बहुत ज्यादा अच्छा देख लिया तो रिलेटिवली जो अच्छाई है ना वो कम हो जाएगी। तो आपका डिस्कम्फर्ट है वो साढ़े सती बढ़ा देगी और कंफर्ट वाली चीजें आपके हाथ से उस टाइम पर जाएंगी। जी, धीरज जी, थोड़ा मुझे राहु की दशा के बारे में बताइए। लोग राहु से भी काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। हाँ बिल्कुल, राहु की दशा देखो, राहु की जो महादशा होती है वो 18 साल की होती है, ठीक है। देखो जितनी अर्ली एज में आ जाए ना उतना बेटर रहता है। अगर राहु की दशा मान लो फॉर एग्जांपल बिल्कुल बचपन में आई ना, तो मतलब जैसे जो डिस्कम्फर्ट बढ़ रहा है किसी भी इंसान का, तो अगर बच्चे की जिंदगी में आई है तो उसे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी मर्जी के टॉयज नहीं मिलेंगे, अपनी मर्जी का स्कूल कॉलेज बैग वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही राहु की दशा हमारे पीक टाइम पे आ जाती है, 20 से 30 के बीच में आ जाती है, तब सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। क्योंकि राहु की दशा ना आपको पूरे तरीके से हिला डालती है। मतलब ना जब भी किसी की राहु की महादशा स्टार्ट होती है ना, उसके आसपास के लोगों को भी पता चलने लग जाता है। उसको खुद को ही नहीं बस पता चलता कि मेरा बुरा टाइम आ चुका है, आसपास के सारे लोग पहचान लेते हैं कि भाई कुछ दिक्कत है इसके साथ। जिस लेवल की ये बातें कर रहा है ये यूजुअल बातें नहीं है नॉर्मली। मान लो अगर कोई 4-5 लोग किसी एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, तो उनके जो ओपिनियंस हैं वो सब मैच करते होंगे आपस में। लेकिन अगर किसी राहु वाले इंसान से पूछोगे जिसकी राहु की महादशा, जब वो अपना मुंह खोलेगा, जब वो कुछ बात रखेगा ना, तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है वो। उन लोगों के लिए बड़ी अजीब सी लगेगी। वो अपने आप पहचान जाएंगे कि भाई कुछ दिक्कत है तुम्हारे साथ, कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। और जो ये चीज बोल रहे हैं ना उसको नहीं पता चलेगी ये वाली बात। क्योंकि राहु जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा इल्यूजन में रखता है। मतलब पता ही नहीं चलेगा सच क्या है झूठ क्या है। ऐसा लगेगा कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो सब कुछ रियलिटी है। अदरवाइज वैसे एक्चुअली में रियलिटी कुछ भी नहीं होती। राहु की महादशा में ना कभी इंसान को लगेगा कि यार मैं तो बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर अगले दिन हो सकता है लगे कि यार सब कुछ ही खराब हुआ पड़ा है, लाइफ पूरी खराब हुई पड़ी है, ठीक है। तो दोनों ही तरह के जो थॉट्स है ना वो इस टाइम पर बिल्कुल खराब है, बिल्कुल झूठे थॉट्स है। जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थॉट है वो भी झूठ है, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है वो भी झूठ ही है। तो इंसान इल्यूजन में ही रहता है राहु की दशा में, ठीक है। राहु की दशा में ना सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज है ना करने वाली वो ये है कि ना जहां पर भी कुंडली में केतु बैठा ना, आप बस केतु के प्रति ना सबसर्वेंट हो जाओ, ठीक है। केतु की रेमेडीज जिस भी इंसान ने कर ली ना अपने अंदर, अगर केतु तत्व जगा लिया, तो राहु अल्टीमेटली बहुत पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है वैसे राहु कौन से हाउस में भी बैठा हुआ है, बट अल्टीमेटली राहु थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा मेलिफिक प्लेनेट है। बट जितना ज्यादा हम केतु ड्रिवन होते रहते हैं ना, अपने अंदर का केतु तत्व जगाते रहते हैं ना, उतना हमें राहु पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता तो सर आपने राहु के बारे में बताया जैसे कि, तो राहु कौन से घर में, कुंडली के कौन से घर में सबसे ज्यादा नुकसान देता है? है। सबसे ज्यादा अच्छा है। नुकसान नुकसान सबसे ज्यादा कहाँ नुकसान, करता अच्छा। है? नुकसान मुझे लगता है एक तो लगन में भी नुकसान करता है और 12वें हाउस में भी नुकसान करता है। अच्छा। काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि जब लगन में होगा, देखो डिपेंड ये करता है फिर बाकी सारी चीजों के भी ऊपर होता है। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हाउस में अगर है तो। मान लो हम्म। अगर राहु हमारे फर्स्ट हाउस में है लेकिन राहु की दशा ही नहीं आई पूरी जिंदगी के अंदर, तो फिर उतना ज्यादा कुछ अफेक्ट नहीं होगा, कुछ बैड अफेक्ट उतना नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो दशा का आना भी कई कई लोगों की तो पूरी लाइफ में नहीं आती कि राहु की दशा ही नहीं आ रही, तो उनका जीवन अच्छा चलता है अगर नहीं आ रही तो। और कई बार ये होता है कि मान लो राहु बैठा हुआ है बहुत अच्छे उसमें, यानी कि अगर बेस्ट पोजीशन अगर राहु की पूछी जाए तो वो 10th हाउस में, 10th में और 12th में सबसे ज्यादा, सॉरी, राहु की जो होती है वो 10th में सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, और केतु की 12th में सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो अगर 10th का राहु कोई लेके बैठा हुआ है तो वो तो खुद चाहेगा कि मेरी राहु की दशा आ जाए। क्योंकि जब राहु की दशा 10th में आएगी ना, तो फिर वो इंसान को बहुत ऊपर पहुंचा देती है। मतलब एकदम से कहीं पर भी विदेश वगैरह भी वो सेटल हो सकता है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल उसका रहेगा अच्छा। अगर 10th में है राहु। और बाकी सारे प्लैनेट्स अगर ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा तंग करने वाला है, तो राहु अच्छा माना जाता है 10th हाउस में। और अगर उसकी दशा आ जाती है तो फिर और अच्छा हो जाता है। मैंने ग्रहों की कुछ डिग्री के बारे में भी सुना है। हम्म। अगर राहु किसी के घर में, जैसे आपने बताया कि कौन सा हाउस में बेकार होता है राहु, 11th में, फर्स्ट में भी बेकार है और 12th में भी बेकार ही है। 12th में ना, अगर किसी के 12th हाउस में बैठा है लेकिन उसकी बहुत जो पावर है वो बहुत कम है, डिग्री बहुत ज्यादा कम है, तो कुछ इफेक्ट करेगा वो उसको? हाँ तो फिर उतना नहीं करेगा। मान लो देखो किसी की भी ना डिग्री होती है पहले 1 से लेके 15 तक, 15 पे हाईएस्ट होती है। फिर वैसे जो मैक्सिमम होती है वो 30 तक होती है, लेकिन 15 पे हाईएस्ट है। ये भी ऐसे ही बेल की तरह ही है, ठीक है, कि ये 15 तक जाएगा फिर उसके बाद नीचे नीचे जाता है। हालांकि डिग्री उसकी बढ़ती रहती है लेकिन जो उसकी इंपॉर्टेंस है, जो उसकी पावर है वो कम होती रहती है। 15 पे हाईएस्ट है लेकिन 30 पे फिर लोएस्ट पे आ जाता है वो, ठीक है। 1 पे भी लोएस्ट है और 30 पे भी लोएस्ट है।
तो ऐसे करके वो चलती है उसकी पावर। जितनी ज़्यादा पावर होगी फिर वो अपने हिसाब से अपने रिजल्ट देगा। अगर अच्छी जगह पर बैठा है और पावर ज़्यादा है तो बहुत अच्छा करेगा, और अगर मान लो खराब जगह पे बैठा हुआ है और पावर उसकी ज़्यादा है तो फिर वो बहुत ज़्यादा खराब करेगा। ठीक है। 2026 में कौन सी राशियां जो है वो चमकने वाली है कुछ? देखो कोई अच्छा। सी भी राशि सुनते हो ना आप, लगेगा कि ये हमारे बारे में ही बात हो रही है। टीवी में जो भी राशि आ रही होगी ना, कोई सी सुनने बैठ जाओ लगता है हमारे बारे में ही बात हो रही है। तो जो D1 चार्ट है ना उस पे सब कुछ डिपेंडेंट होता है, और जो हमारी दशा वगैरह है, जो साल से इतना कुछ अच्छा कोई अच्छा, खास फर्क नहीं कुछ पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब। हम्म। तो धीरज जी थोड़ा सा बताइए कि किसी के चार्ट को देख के, कुंडली को देख के हम ये पता कर सकते हैं कि उसका मन कहाँ ज्यादा लगेगा या फिर उसका नेचर कैसा होगा? हाँ, बिल्कुल। देखो मन को कभी भी देखना है ना तो सबसे पहले मून की प्लेसमेंट देखो। जिस भी हाउस में मून है ना, उसी से रिलेटेड ही इंसान का सबसे ज़्यादा मन लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो किसी का मून फर्स्ट हाउस में है, तो उसका ना अपने में ही मन सबसे ज़्यादा लगेगा। जैसे कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है ना कि किसी और की मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं खुद में ही खुश हूँ। तो अगर मून फर्स्ट हाउस में है तो इसमें अपने में ही बंदा खुश रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेकंड में है तो सेकंड हाउस हमारे खाने-पीने का होता है। तो ऐसे इंसान को खाने-पीने का बहुत ज़्यादा शौक होगा कि अलग-अलग वैरायटी का फूड ट्राई कर ले। या फिर सेकंड हाउस की जो दूसरी सिग्निफिकेंसेस हैं, एक खाना हो गया, और ये भी होता है हमारा संचित धन, कि उसको सेविंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब बंदा खर्चता ही कुछ नहीं है, सिर्फ सेव ही करता रहता है, ऐसा भी हो सकता है। थर्ड हाउस में है तो हो सकता है अपने छोटे सिबलिंग को लेकर उसका मन लगा रहता हो। जहाँ पर भी मून बैठा है ना, हमारा मन बार-बार करता है कि हम वहीं से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी करें, ठीक है? तो थर्ड हाउस जैसे हमारा छोटे भाई-बहन का हो गया, या शॉर्ट ट्रैवलिंग का हो गया, या कम्युनिकेशन। मून अगर थर्ड हाउस में बैठा तो इंसान बहुत टॉकेटिव होगा, उसे बात करने में ही अच्छा लगता रहेगा, ठीक है? फोर्थ हाउस में बैठा है तो अपने ओरिजिनल घर में या मदर में काफ़ी ज़्यादा उसका वो रहेगा कि मैं बार-बार मम्मी से बात करता रहूँ, मन वहीं पे लगा रहेगा। फिफ्थ हाउस में है तो रोमांस की चीज़ों में, बच्चों की चीज़ों में, या सेकेंडरी एजुकेशन में, इसमें लगा रहेगा। फिर सिक्स्थ हाउस में है तो हो सकता है इंसान ना सारा टाइम यही सोचता रहे, कौन-सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँ, कहाँ पर लोन ले लूँ, कौन-सी मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें मैं यूज़ करूँ, सिक्स्थ हाउस की जो-जो सिग्निफिकेंसेस है। फिर सेवंथ हाउस में है तो उसके मन में सारा दिन पार्टनर-पार्टनर चलता रहेगा कि अपनी वाइफ़ के साथ ज़्यादा बातें करनी है। एट्थ हाउस में है तो हो सकता है इन-लॉज़ में काफ़ी ज़्यादा हो कि भाई मेरे को अपने सास-ससुर से बात करनी है, या फिर एट्थ हाउस होता है हमारी हिडन चीज़ें भी होती हैं, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस, ये सब चीज़ें भी उसमें इंटरेस्ट हो सकता है, या हिडन चीज़ें हो सकती हैं, माइनिंग वगैरह में इंटरेस्ट हो सकता है। नाइन्थ हाउस में है तो फिर फादर में हो सकता है, रिलीजन में हो सकता है, गुरु में हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट। और 10th में है तो इसका मतलब उसको, जैसे कई लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वर्कaholic होते हैं, अपने काम से ही उसको बस मतलब है कि मतलब घर में क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। मून 10th हाउस का यही होता है कि हर टाइम मन में बस काम-काम लगा रहता है, ठीक है? 11th हाउस में है तो हो सकता है अपने लार्जर नेटवर्क में, यारों दोस्तों में लगा रहे, या फिर सारा दिन पैसे-पैसे चलते रहो, क्योंकि 11th हाउस हमारा इनकम का भी होता है कि मैं किस सोर्स ऑफ इनकम से पैसा कमाऊँ, वो भी हो सकता है। 12th हाउस में है तो फिर हो सकता है विदेश के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता हो, या बेड प्लेजर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता हो, या सोने में बहुत ज़्यादा हो कि हाय मुझे नींद आ रही है, बार-बार उसको नींद ही आती रहेगी, जो 12th हाउस की सिग्निफिकेंसेस है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं मून जहाँ पर भी बैठा है ना, वहीं से रिलेटेड हमें एक्टिविटीज़ करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। हुँ। तो मतलब कुंडली को देख के, किसी के भी बर्थ चार्ट को देख के उसका ओवरऑल फ्यूचर, उसका मैरिज, एवरीथिंग हम सब कुछ उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मन भी इवन से देखो प्रिडिक्ट कर सकते वो हैं। तो एक हो गया एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि हाँ, हम कुंडली देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट सोचो अगर किसी इंसान का डेट ऑफ बर्थ नहीं है और टाइम नहीं पता, तो एज़ अ कंसल्टेंट भी इंसान बहुत कुछ जज कर सकता है, चेहरे से भी बहुत कुछ जज कर सकता है, उसकी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो कोई ऐसा इंसान है, डेट ऑफ बर्थ आप छोड़ दो उस इंसान का, पता है या नहीं पता। मान लो कोई एक ऐसा इंसान है जो रोज़ अपना अल्कोहल ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है, तो इसकी प्रेडिक्शन कोई कुंडली की तो ज़रूरत नहीं है, इसकी तो कोई भी प्रेडिक्ट कर देगा कि भाई ये एक ना एक दिन एक्सीडेंट में इसका होगा काम। जब तक नहीं हो रहा तब तक वो करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर हमने उनका पैटर्न भी जान लिया ना तो हमें कुंडली देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा है जो दिन-रात टीवी देखे जा रहा है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा, तो अब उसके क्या चांसेज़ हैं कि उसको जॉब लगेगी या नहीं लगेगी? भाई जब वो उससे रिलेटेड कोई प्रिपरेशन ही नहीं कर रहा, कोई फॉर्म नहीं दे रहा, कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा, तो नहीं लगने वाली, इसके लिए कुंडली की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एज़ अ कंसल्टेंट इंसान क्या करता है, वो 360 डिग्री पर्सपेक्टिव देखता है कि भाई चलो कुंडली है तो कुंडली देख लिया, नहीं तो उसकी एक्टिविटीज़ पूछ ली कि भाई बताओ अपनी दिनचर्या, तुम क्या करते हो? हफ्ते का आप रूटीन बताओ। तो उससे भी काफ़ी कुछ जज हो सकता है। हुँ। ये काफ़ी अच्छे से आपने समझा दिया कि जिनके पास कुंडली भी नहीं है, वो भी आप उनके बारे में भी बता सकते हो। बिल्कुल। हुँ। देखो ये एक प्रेडिक्शन का गेम है कि भाई एज़ अ कंसल्टेंट अगर कोई इंसान मुझे बता रहा है कि ये मेरी दिनचर्या है, तो उसका फ्यूचर तो बहुत ही ज़्यादा आसान है बताना कि भाई ये तेरी दिनचर्या है, तू दिन-रात ये वाला काम करता है, तो क्या हो सकता है तेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा? जो हुँ। ड्राइव ज़्यादा कर सकता है, उसके साथ यही हो सकता है कि यार तू थोड़ा केयरफुल रह के ड्राइव करा कर, अल्कोहल मत पिया कर, यही बोल सकते हैं उसको। जी, जी, बिल्कुल ठीक।
काफी अच्छा रहा, काफी नॉलेजेबल था और लोगों को मुझे लगता है कि काफी चीजें 90% तक चीजें काफी अच्छे से समझ आ जाएंगी क्योंकि आपने एक एक चीज बहुत बारीकी से और इलाबोरेट करके समझाई है। तो थैंक यू सो मच धीरज जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, हमारे साथ जी, कनेक्ट होने बहुत-बहुत के लिए। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया।